दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आप लोगों को मैं बता दूं कि काफी दिनों से डिमांड चल रही थी, सर आयोग पढ़ाइए। चलिए मैं आप लोगों के सामने कमीशंस लेके उपस्थित हूं। कमीशन की सीरीज पूरी आएगी, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। ठीक है, और आपको इसमें जितना सुख मैक्सिमम हो सकेगा वो मैं आपको दूंगा। तो चलिए आइए सबसे पहले बात करेंगे हम निर्वाचन आयोग की। इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो जब हम इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे तो उसमें इलेक्शन कमीशन के सारे डायमेंशंस को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए इलेक्शन कमीशन की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर के साथ। सबसे पहले आज के लेक्चर की शुरुआत इन लाइनों से। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। आपको अगर अपनी मंजिल पानी है, आपका लक्ष्य अगर पीएससी है, तो आपको लगातार सतत चलते रहना होगा और अपने जीवन के भिन्न भिन्न परिस्थितियों से मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते रहना होगा। इन लाइनों के साथ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और संपूर्ण डायमेंशंस किसके कवर करेंगे हम? इलेक्शन कमीशन के। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बात क्या है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जैसा कि आपको पता है। तो हमने क्या किया? डेमोक्रेसी को अपनाया है। डेमोक्रेसी के आधार पर भारतीय संविधान में लोकसभा और राज्य में विधानसभाओं में वयस्क मताधिकार के आधार पर, मतलब क्या है, अडल्ट सफरेज, अर्थात अडल्ट लोग जितने लोग हैं वो लोग क्या करेंगे? इलेक्शन करेंगे, चुनाव करेंगे। लोकसभा और राज्य विधानसभा इसलिए कह रहा हूं कि बाकी सब में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन लोकसभा में और राज्य की विधानसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर होता है। ये बात आपको पता है। तो जितने भी हमारे यहाँ एडल्ट्स हैं वो वोट करके क्या करेंगे? हमारे यहाँ के लोगों का, हमारे यहाँ के नेताओं का चुनाव करेंगे और वही नेता हमारे देश का शासन करेंगे। ठीक है, तो जो आर्टिकल 326 है, आर्टिकल 326 है, वो क्या बोलता है आपसे? आर्टिकल 326 बोलता है कि हर नागरिक को जिसकी आयु 18 वर्ष हो गई है उसको क्या करना है? वोटिंग राइट है उसके पास क्या है? वोटिंग राइट है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और अगर वो क्या है? यहां का रेसिडेंट है। अगर वो रेसिडेंट नहीं है, पागल नहीं है, अपराधी नहीं है, किसी भी आचरण में या किसी भी अन्य कारण से वो अयोग्य नहीं है और भारत के निर्वाचन सूची में कहीं भी उसका नाम है, तो वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाकर वोट करने का अधिकारी होगा। आर्टिकल 326 बोलता है। आगे मैं आपको बताऊंगा 61st अमेंडमेंट, और उसमें बताऊंगा कैसे 21 से 18 की गई आज आयु। वो सारी डिटेल अपन करेंगे, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं हम। भारत में मतदान देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, विधिक अधिकार है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि भैया हमारे यहां कैसा अधिकार है वोट देने का अधिकार? ठीक है, कैसा अधिकार है निर्वाचित होने का अधिकार? ठीक है, ये संवैधानिक अधिकार नहीं है, ये मूल अधिकार नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। वोट डालने का अधिकार कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, लीगल राइट। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? चलिए, क्योंकि जो उल्लेख है वो संविधान में नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि अगर निर्वाचित होने का उल्लेख कहां होता? संविधान में होता, तो हम उसको बोलते कि संवैधानिक अधिकार है। मेरी बात समझ गए क्या? चलिए, आप एक बात ध्यान रखिएगा, एज दी हुई है 326 में, बट वहां पे निर्वाचित होने की बात नहीं की गई है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक विधिक और वैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार नहीं है। अगली बात करते हैं। संविधान के भाग 15 पार्ट 15 के अंदर 324, आर्टिकल 324 से लेके 329 ए तक दिया हुआ है क्या? हमारा पूरा निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। ठीक है, और हमारा जो पार्ट 17 है, इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है कि हमारे इस पार्ट 17 में क्या दिया गया है? निर्वाचन की विधि दी गई है, निर्वाचन आयोग दिया गया है, उसके अधिकार और शक्तियां और कृत्यों का उल्लेख है, अर्थात उसकी पावर्स क्या होंगी। ठीक है, वो क्या क्या कर सकेगा, इन सब बातों का उल्लेख कहां है? हमारे पार्ट 15 में। कहां के? कॉन्स्टिट्यूशन के। चलिए आगे बढ़े अपन, अगली बात करते हैं हम। और वो अगली बात क्या है? आर्टिकल 327 की। इसके अधीन संसद और राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित पूरे प्रावधान, अधिनियम, जितने भी अधिनियम है, जितने भी प्रावधान है, जिसके तहत हम चाहे राज्यसभा का इलेक्शन करते हो, चाहे लोकसभा का इलेक्शन करते हो, चाहे हम विधानसभा का इलेक्शन करते हो या विधान परिषद का इलेक्शन करते हो, सारी शक्तियां संसद के पास है उसको रेगुलेट करने की। और ये दिए दे रखा है कहां पे? ध्यान रखिएगा 327 में। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं हम इतिहास की कि आखिर ये निर्वाचन की बात आई कहां से।
तो राजनीतिक समानता की बात जो है कांग्रेस ने 1931 में की थी कराची अधिवेशन में, यह भी आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, कि सबसे पहले राजनीतिक समानता की, ध्यान रखिएगा, पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात कहां की गई है, तो ध्यान रखिएगा कराची अधिवेशन में। ठीक है, कब की गई, 1931 में। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सार्वभौमिक में वयस्क मताधिकार की मांग को जो है साइमन कमीशन के सामने 1928 में रखा था। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगली बात करते हैं भैया, डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया कि समाज का जो पीड़ित वर्ग है, वंचित वर्ग है, उसके हाथ में कैसा अधिकार होना चाहिए, राजनीतिक अधिकार होना चाहिए, तभी उसका विकास हो पाएगा। अगली बात करते हैं आर्टिकल 328 की। आर्टिकल 328 के तहत क्या है, राज्य विधानमंडल को भी निर्वाचन के बारे में विधि बनाने की शक्ति की गई है। अब ये कहां तक रहेगी ये शक्ति, जब 327 में सर आपने तो किसको दे दिया है भैया, सारी शक्ति संसद के पास दे दी, फिर राज्य विधानमंडल कैसे बनाएगा शक्ति, तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि राज्य विधानमंडल कैसे बनाएगा। घंटी जी बज गई हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। आगे बढ़ते हैं। राज्य विधानमंडल, ध्यान रखिएगा, वहीं पर अपने कानून बना सकता है निर्वाचन से संबंधित जहां पर संसद ने कानून नहीं बना रखा है। अगर संसद ने कानून बना रखा है, संसद ने उपबंध कर रखा है, तो ध्यान रखना है आपको कि राज्य विधानमंडल जो है उस पर कानून नहीं बना सकता। पर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर संसद ने कानून किसी क्षेत्र में नहीं बनाया है तो वहां पे बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। तो अब आते हैं अपन कि अपने पास कौन कौन से अधिनियम है जिसके तहत हमारे यहां निर्वाचन होता है। तो ध्यान रखिएगा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, सबसे ज्यादा यही चलता है, ये 50 को आप एलिमिनेट भी कर देंगे तो चलेगा। अगला है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, परिसीमन अधिनियम 1962, परिसीमन डिलिमिटेशन बोलते हैं इसको अपन, फिर परिसीमन अधिनियम 1972। इतने सब कुछ जो है इनके आधार पे क्या होता है, हमारे यहां निर्वाचन की प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई आपके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं हम आर्टिकल 324 की, 324 की शुरुआत 324 से ही होती है, किसकी, निर्वाचन आयोग की। तो निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई भैया, पहला क्वेश्चन तो यही होगा, या किसके तहत हुई, तो निर्वाचन आयोग की स्थापना जो हुई आर्टिकल 324(1) के तहत हुई। अगली बात करते हैं 324(2) के तहत क्या होगी, निर्वाचन आयोग की संरचना, अर्थात निर्वाचन आयोग कैसा होगा, कितने सदस्यीय होगा, इसमें कौन कौन होंगे, ये सारी बातें। 324(3) क्या बोलेगा कि निर्वाचन आयुक्त और आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, कैसा होगा, ये 324(3) बात करता है। इतनी बात क्लियर हो गई आपके, तो आइए अपन बात करते हैं 324(4) की। क्या है 324(4), इसमें क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति। आगे मैं आपको बताऊंगा प्रादेशिक आयुक्त जो होता है उसकी नियुक्ति क्यों की जाती है। उसकी नियुक्ति इसलिए की जाती है कि राज्य जो हमारे देश का निर्वाचन आयुक्त है उसकी मदद कर सके। ठीक है, और अगली बात करते हैं 324(5) में कि कैसे, किसको त्याग पत्र देगा कौन, निर्वाचन आयुक्त, उसको कैसे हटाया जाएगा, ये सारी प्रक्रिया कहां दी गई है, 324(5) में। अगली बात करते हैं 324(6) में, राष्ट्रपति राज्यपाल निर्वाचन आयोग को कर्मचारी उपलब्ध कराते हैं। तो ध्यान रखिएगा 324(6) के तहत कराते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। त्याग पत्र हटाने की प्रक्रिया और जितनी भी प्रक्रिया है उसके बारे में मैं अब आपको एक एक करके डिटेल में बताऊंगा। अभी तक तो हमने बात करी किसकी, कि भैया हमारा निर्वाचन आयोग कहां पे दिया है, क्या क्या प्रावधान है। अब अगली बात करते हैं, उसके पहले स्पर्धा टेस्ट सीरीज है, आप बिल्कुल उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और स्पर्धा टेस्ट सीरीज को आप ईरा इंस्टीट्यूट के ऐप में डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐप का डिस्क्रिप्शन जो है, लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से ऐप को डाउनलोड करें। इसकी पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिलेगी और सारी डिटेल भी आपको वहीं मिलेगी, और एक बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज से आप रूबरू हो पाएंगे स्पर्धा टेस्ट सीरीज के अंदर। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं आर्टिकल 324(2) की। क्यों 324(2) की हम क्यों बात कर रहे हैं, आपको यह पता होगा भैया। 324(2) की बात इसलिए कर रहे हैं कि निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा कुछ अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे जिनकी संख्या राष्ट्रपति समय समय पर निर्धारित करेगा। ऐसा कहां लिखा है, आर्टिकल 324(2) में। इसमें क्या बोला गया है कि एक इलेक्शन कमिश्नर होगा और बाकी जो भी होंगे उसके सहायक इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, बाकी इलेक्शन कमिश्नर होंगे, और इनकी संख्या ये कितने होंगे ये कौन डिसाइड करेगा, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति। अगली बात करते हैं, चुनाव आयोग के सभी सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति संसद द्वारा
जिसमें निर्मित कानून के अनुसार करेगा। मतलब निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करेगा? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति करेगा। यह बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है। अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की दशा में मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव आयोग का अध्यक्ष होता है, यह बात आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति चुनाव आयोग के परामर्श से आयोग को सहायता देने के लिए प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। अभी मैंने आपको 324(6) में उसी की बात की थी कि ध्यान रखिएगा, निर्वाचन आयोग के परामर्श पे उसकी सहायता के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति होती है। ध्यान रखिएगा, आप इसे बिल्कुल स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से कनेक्ट मत करिएगा। मेरी बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं हम बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग की, कि भैया हमारा मल्टी मेंबर सिलेक्शन कमीशन हुआ कैसे। ठीक है, यह बात आपको तो पूछनी चाहिए ना, या सोचनी चाहिए कि क्या पहले 1 सदस्य था, कि 2 सदस्य था, कि 3 सदस्य था, क्या थी इसकी पीछे की कहानी। आइए मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1989 तक। 1989 तक क्या हुआ था, आपको यह ध्यान में रखना है। 1989 तक निर्वाचन आयोग 1 सदस्य था। कैसा था? 1 सदस्य, मतलब निर्वाचन आयोग में सिर्फ एक व्यक्ति होता था। फिर एक ड्रामेटिकल चेंज आया, कब? 16 अक्टूबर 1989 राष्ट्रपति की अधिसूचना द्वारा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। और उस समय ध्यान रखिएगा कि SS धनोवा और VS सेंगल को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया। लेकिन सरकार के इस निर्णय की बहुत आलोचना हुई और सरकार को अपना निर्णय मात्र 2 महीने में बदलना पड़ा और 1 जनवरी 1990 को निर्वाचन आयोग फिर से 1 सदस्य हो गया। यह बात आपको ध्यान में रखनी। कितने सदस्य हो गया फिर? 1 सदस्य। 2 की अन्य की नियुक्ति की गई थी, उसको वापस ले लिया गया सरकार के द्वारा अपना निर्णय 2 महीने के अंदर। अब अगली बात क्या हुई, आगे क्या हुई? SS धनोआ बनाम भारत संघ, इसमें क्या हुआ? उच्चतम न्यायालय ने 324(2) के तहत निर्णय दिया कि निर्वाचन आयुक्त के पद के सृजन और उसको समाप्त करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। मतलब कोई और उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है कि भैया निर्वाचन आयुक्त के पद को सृजन करना और समाप्त करना, उत्साधन का मतलब होता है समाप्त करना, इसकी शक्ति किस पर निहित है? तो राष्ट्रपति पर निहित है। आपको यह बात ध्यान में रखनी है। फिर क्या हुआ? 1 अक्टूबर 1993, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। 1 अक्टूबर 1993 राष्ट्रपति के द्वारा एक ऑर्डिनेंस लाया गया और निर्वाचन आयोग को पुनः बहुसदस्यीय बना दिया गया, मल्टी मेंबर बना दिया गया और MS गिल और जीवाजी कृष्णमूर्ति को निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त की बात हो रही है यहां पे। ठीक है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो थे ही सही, साथ में उनके MS गिल और जीवाजी कृष्णमूर्ति को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया 1 अक्टूबर 1993 को। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? तो अब अगली बात करते हैं हम। अगली बात क्या है? संसद द्वारा इस अध्यादेश को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1993 बताया गया या कहा गया, या इसके तहत अन्य 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई। तो हमसे पूछा जा सकता है कि एक्ट कब आया? तो 1993 में आया। ठीक है, इस अधिनियम के तहत क्या होगा? प्रावधान किया गया कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त के समान ही क्या होंगे? अधिकार होंगे। मतलब क्या है? जैसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास पावर्स होंगी, वो अन्य कमिश्नर्स के पास भी वही पावर होंगी। और जो भी निर्णय लिया जाएगा वो कैसे लिया जाएगा? सर्वसम्मति से या बहुमत से। मतलब अकेले इलेक्शन कमिश्नर निर्णय नहीं ले सकता, साथ में उसके जो 2 अन्य लोग हैं उनसे उसको सहमति करके ही क्या करना पड़ेगा? निर्णय लेना पड़ेगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई तो आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए अगली बात करते हैं और बात करते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त TN सेशन थे उस समय, कब? 1993 में। और उन्होंने इस अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और उस समय मुख्य न्यायमूर्ति थे हमारे AS अहमदी और उनकी अध्यक्षता वाली जो उच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ, लीगल पीठ बनी। ठीक है, उसने क्या कहा? 14 जुलाई 1995 को, बहुत माइलस्टोन डिसीजन था, ये आपको ध्यान रखना है। 14 जुलाई 1995 को सर्वसम्मति से उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग जो होगा वो बहुसदस्यीय बनेगा और मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 अन्य कमिश्नर्स के साथ समकक्ष क्या करेगा? कार्य करेगा। और इस चीज को लीगल डिक्लेयर कर दिया गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल सही है, बहुसदस्यीय होना चाहिए निर्वाचन आयोग। इतनी बात ठीक है? आपको इतनी बात क्लियर हो गई? तो
तो अब ध्यान रखिएगा, इसीलिए अब हमारा जो निर्वाचन आयोग है वो कितने सदस्यीय है? 3 सदस्यीय है, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और साथ में 2 और कमिश्नर होते हैं। मतलब टोटल कितने लोग? 3 लोग होते हैं और तीनों की पावर सेम होती है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। अगली बात करते हैं हम, अगली बात करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या है। आर्टिकल 324 में आयोग की स्थापना, संरचना और हटाने की प्रक्रिया आदि दे रखी है, जिसकी हमने बात कर ली। 325 में क्या दे रखा है? निर्वाचक नामावली तैयार करने में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर विभेद नहीं करेंगे। मतलब क्या है, यहां पे आपको ध्यान रखना है, निर्वाचक नामावली से मतलब हमारा क्या है? वोटर आईडी से है। वोटर आईडी से मतलब हमारा क्या है? हमारा जो वोटर आईडी होता है वो कैसे बनेगा? आप जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में आपकी एक वोटर आईडी होगी, वहां की मतदाता सूची जो होगी उसमें आपका नाम होगा और उसमें धर्म आपका क्या है, मूल वंश क्या है, जाति क्या है, या आप मेल हैं कि फीमेल हैं कि ट्रांसजेंडर हैं, इस आधार पे भेदभाव आपके साथ नहीं किया जाएगा। ऐसा कौन बोलता है? 325 बोलता है। 326 क्या बोलता है? वयस्क मताधिकार होगा। क्या होगा? वयस्क मताधिकार होगा। और ये 61st अमेंडमेंट 1980 के द्वारा क्या कर दिया गया? 18 वर्ष। मतलब क्या है, 61st अमेंडमेंट से पहले जो वोट डालने की एज थी वो 21 साल थी। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया गया? 1988 के बाद 61st अमेंडमेंट के बाद 18 साल कर दी गई वोट डालने की एज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। चलिए आगे बढ़े और अगली बात अपन करते हैं 327। संसद के निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति। ऊपर मैंने आपको बताया था कि संसद क्या कर सकता है? निर्वाचन के संबंध में कानून बना सकता है। 328 में दिया है राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति। और 329 में दिया है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप ना होना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है 329 में क्या डिस्क्राइब्ड है। तो 329 में यह डिस्क्राइब्ड है कि कोई भी इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी मामला होगा उसको कौन देखेगा? निर्वाचन आयोग देखेगा, न्यायालय उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, आपको यह ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि निर्वाचन आयोग की संरचना को लेकर वर्तमान में विवाद बार बार उठता है। इसके सदस्यों की नियुक्ति ऐसे समिति के द्वारा की जाने की मांग की जा रही है जिसमें राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, ठीक है, और विपक्ष का नेता शामिल हो। खैर अभी यह प्रक्रिया चालू नहीं हुई है, इसलिए आप चाहें तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। अपन आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और अगली बात करते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पदावधि एवं पद से हटाना, टर्म ऑफ ऑफिस एंड रिमूवल किसका? निर्वाचन आयुक्त का। निर्वाचन आयुक्त को हम कैसे हटाएंगे, कैसे उसको हम, भैया घंटी जी बज गई हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। आप अभी तक हमारे चैनल में नए हैं तो बेल आइकन जरूर दबाएं। अब अगली बात करते हैं 1972 में से पूर्व क्या होता था? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल और सेवा संबंधी शर्तों के बारे में विशेष प्रावधान नहीं था 1972 तक। शायद आपको यह बात बहुत कम पता हो, बहुत सारे लोग ये मेंशन नहीं करते हैं ये पढ़ाते समय। ठीक है, और पहले 2 प्रमुख निर्वाचन आयुक्त 8 वर्ष तक इस पद पर रहे। यह बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा दिनों तक हमारे यहां निर्वाचन आयुक्त कौन रहा? तो भैया 8 वर्ष तक इसके पहले के निर्वाचन आयुक्त रह के गए हैं। पर क्या हुआ? 1972 में यह प्रावधान किया गया कि निर्वाचन आयुक्त 65 वर्ष और 6 वर्ष, 2 में से जो पहला पूरा हो जाए, मतलब कोई भी निर्वाचन आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर या तो 65 वर्ष तक रह सकता है या तो 6 वर्ष तक, जो पहले पूरा हो जाएगा उसके बाद उसे अपने पद से क्या होना पड़ेगा? हटना पड़ेगा। यह बात आपको ध्यान में रखनी। चलिए आगे बढ़े अपन, फिर आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वर्तमान में क्या है कि निर्वाचन जो आयुक्त होगा वो अपने पद ग्रहण करने की तिथि से जिस दिन उसको पद में बिठाया जाएगा तो 6 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा। लेकिन 6 वर्ष की अवधि पूर्व ही अगर 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है तो वह पद मुक्त हो जाएगा। यह बात मैंने आपको बता दी, चाहे 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरा हो जाए वो मान लिया जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है? अन्य निर्वाचन आयुक्त भी, अन्य निर्वाचन आयुक्त की बात करते हैं तो 6 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन 62 वर्ष जो पहले प्राप्त हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, निर्वाचन का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा वो 65 वर्ष और 6 वर्ष जो पहले पूरा हो, और जो दूसरे अन्य कमिश्नर्स हैं वो 62 वर्ष और 6 वर्ष जो पहले पूरा हो जाएगा, उसके बाद वो रिटायर्ड हो जाएंगे। ठीक है, अगली बात आपको ये इंपॉर्टेंट है कि भैया
राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर भी वो क्या कर सकता है, हट सकता है। कौन? राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर पदमुक्त हो सकता है। कौन? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया कैसे जाएगा? या तो वो खुद त्याग पत्र दे दे, या तो उसे उसी प्रकार हटाया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाया, सॉरी न्यायाधीश को, जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को हटाया जाता है। ध्यान रखिएगा, यह मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में प्रावधान है, पर अन्य निर्वाचन आयुक्तों को कैसे हटाया जाएगा इसके बारे में मेंशन नहीं है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रकार हटाया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? तो चलिए आगे बढ़े, अगली बात करते हैं। दूसरे शब्दों में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति तभी उसके पद से हटाएगा जब उसके विरुद्ध कदाचार या अक्षमता, मतलब वो अब सर्विस देने लायक नहीं है, ऐसे आरोप सिद्ध हो जाएं और संसद के दोनों सदन में पूर्ण बहुमत हो जाए, जैसे ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को हटाया जाता है। ठीक है, अब अगली बात क्या है? अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जैसा हटाया जाएगा ऐसा नहीं है। ध्यान रखिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर उनको हटाया जाएगा। मैं आपको पहले बोला था कि यह बात मेंशन नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जैसा हटाया जाएगा अन्य जो दो कमिश्नर्स हैं उनको। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई है तो आगे बढ़ते हैं अपन और अगली बात करते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आयोग के क्या क्या कार्य हैं? आजकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, तो पावर एंड फंक्शन ऑफ कमीशंस आपको जरूर पता होने चाहिए कि भैया हमारे निर्वाचन आयोग के क्या काम होंगे, उसके फंक्शंस क्या होंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, तो उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि घंटी जी बजी हैं। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बिल आइकॉन दबा दें। भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के चुनाव निर्वाचन आयोग कराता है। पहला काम उसका हो गया। मतलब क्या है यहां पे ध्यान रखना है आपको। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि भैया राष्ट्रपति का इलेक्शन निर्वाचन आयोग, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन निर्वाचन आयोग, संसद में ध्यान रखिएगा राज्यसभा और लोकसभा दोनों आएंगे, राज्य विधान मंडल में भी कौन कौन आएंगे, विधानसभा और विधानमंडल दोनों आएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? तो अगली बात मैं आपको बता देता हूं, इनका निर्वाचन कौन करेगा? निर्वाचन आयोग। अगली बात क्या है? चुनाव की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने का दायित्व तो किसका होगा? आयोग का होगा। और इसके लिए उसको असीमित शक्तियां, व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं, मतलब बहुत ज्यादा शक्तियां प्रदान की गई हैं चुनाव आयोग को। ठीक है, और अगली बात क्या बोली जाती है कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद मतगणना और परिणाम की घोषणा तथा चुनाव की कमान किसके हाथ में रहेगी? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि निर्वाचन आयोग के हाथ में रहेगी। इतनी बात क्लियर हो गई? तीन फंक्शन आपके सामने। अब आते हैं अपन चौथे फंक्शन में। चौथा फंक्शन क्या है? इसके तहत इसके मुख्य कार्य क्या है? निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करना, डीलिमिटेशन करना। किसका भैया? ध्यान रखना है आपको, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करना किसके हाथ में है? हमारे चुनाव आयोग के हाथ में है। तो भैया ध्यान रखना है, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन हमारे इलेक्शन कमीशन का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और पहले जो आम चुनाव हुए थे, ये आपको भी पूछ सकता है कब हुए थे, तो 1952 में हुए थे। और निर्वाचन क्षेत्रों का परमिशन जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत किया जाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है, 51 लगा के नहीं आना है। उसके तहत जब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने के कर देता है, उसके आधार पे हम क्या करते हैं? परिसीमन करते हैं। ठीक है, और संसद ने परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 पारित किया। और क्या किया? इस अधिनियम में प्रावधान किया कि हर 10 वर्ष के बाद क्या होगा? परिसीमन होगा, डिलिमिटेशन होगा। हमारी पॉपुलेशन बढ़ी नहीं बढ़ी, क्या हुआ, उसके आधार पे निर्णय लिया जाएगा। तो यहां पे आप एक बात सोचिएगा कि इसको 10 वर्ष क्यों रखा गया। देखिए 10 वर्ष में हमारा होता है क्या? हमेशा होती है जनगणना। 10 वर्ष में जनगणना होने के बाद क्या पॉपुलेशन है, क्या उसका रेशियो है, उसके प्रोपोर्शन में हम क्या करेंगे? डिलिमिटेशन करेंगे सीट्स का। इसलिए हर 10 वर्ष में क्या होना चाहिए? परिसीमन आयोग बनना चाहिए, ऐसी बात कही। क्लियर हो गई बात? तो अगली बात करते हैं कि सामान्यतः मुख्य चुनाव आयुक्त ही परिसीमन आयोग का क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। मतलब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा वही परिसीमन आयोग का अध्यक्ष हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अन्य कोई भी अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, पर आपको यह ध्यान रखना है कि अगर कोई और होगा तो या तो वो सुप्रीम कोर्ट अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। ठीक है,
इसके अतिरिक्त उसमें 2 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी होने चाहिए और उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश भी होने चाहिए। हो सकता है जो इलेक्शन कमिश्नर हो वही अध्यक्ष बन जाए, अध्यक्ष कोई भी बन सकता है, पर उसके अलावा 2 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय अथवा मतलब या ध्यान रखिएगा 2 और जो मेंबर होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। ठीक है, अगली बात क्या है आपको ध्यान में रखनी है कि आयोग की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य से 2 से 7 प्रतिनिधि सदस्य होते हैं जो उस राज्य के संसद सदस्यों या राज्य विधायिका सदस्यों में से चुने जाते हैं। मतलब हर राज्य से 2 से लेकर 7 प्रतिनिधि आते हैं, काहे में, परिसीमन आयोग के अंतर्गत। ठीक है, और परिसीमन के मामले में आयोग का निर्णय अंतिम होता है, इसके विरुद्ध न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। अगर परिसीमन आयोग ने डिसाइड कर दिया है कि ये हुआ मतलब हुआ, इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, यह आपसे पूछा जा सकता है कि क्या परिसीमन आयोग डिलिमिटेशन कमीशन की सिफारिश को लेके, रिकमेंडेशंस को लेके आप कोर्ट में जा सकते हैं? तो नहीं जा सकते, ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट। यह बात आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे बढ़ें, आगे अपन बढ़ते हैं और बात करते हैं परिसीमन के मामले में आयोग का निर्णय अंतिम होता है, न्यायालय में इसके विरुद्ध अपील हम नहीं कर सकते। और अगली बात क्या है, परिसीमन आयोग के निर्णय ना तो किसी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती, ना ही लोकसभा या किसी राज्य विधानसभा द्वारा इसे संशोधित किया जा सकता है, ऐसा भी नहीं होता। इसीलिए कभी कभी पॉलिटिकल टूल की तरह परिसीमन को यूज किया जाता है। आपको पता हो जम्मू कश्मीर में ऐसा विवाद उठता आया है, लोग वहां के डिलिमिटेशन से खुश नहीं है, पर हो ना हो, पर यह आपको ध्यान में रखना है कि जब हमारे संविधान में ही वर्णित कर दिया गया है कि भैया न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती, मतलब नहीं की जा सकती, बात खत्म। अगली बात करते हैं, संसद में अब तक 1952, 1963, 1973 और 2002 4 डिलिमिटेशन कमीशन बने हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अभी तक कितने डिलिमिटेशन कमीशन बने हैं? 4। आपको पता है 71 की पॉपुलेशन में हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, तो हमने कहा था कि 2026 तक अब हम किसी भी प्रकार से डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बिठाएंगे, जितनी सीटें हैं वही रहेगी। फिर क्या हुआ, ध्यान रखना है आपको कि जब 2002 वाला फिर सर क्यों बना दिए? 2002 वाला डिलिमिटेशन कमीशन इसलिए बना दिया गया है, आपको यह ध्यान में रखना है क्यों बनाया गया है, इस पे फोकस करिएगा। एससी एसटी की सीट्स बढ़ानी थी, टोटल सीट में कोई भी अंतर नहीं किया है, सिर्फ एससी एसटी रिजर्वेशन की सीट बढ़ा दी गई। आगे बात करें, अगली बात करते हैं। ठीक है, प्रथम परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो भैया 1952 में किया गया था। चतुर्थ परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फोर्थ जो लास्ट था, न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह थे, यहां पे निर्वाचन आयुक्त नहीं थे। चतुर्थ परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? 2002 में किया गया था। परिसीमन संबंधी मामलों में अंतिम निर्णय किसका अधिकार है? भैया परिसीमन आयोग का अधिकार है। इतनी बात आपके समझ में आ गई? अगर आपकी बात इतनी समझ में आ गई है तो अब हम आगे बढ़े। चलिए आगे बात करते हैं हम। प्रत्येक लोकसभा और विधानसभा के पूर्व मतदाता सूची तैयार करने का, निरीक्षण करने का, निर्देश देने का और नियंत्रण करने का अधिकार किसके पास है? अभी मैंने आपको ऊपर बताया है, निर्वाचन आयोग के पास है। किस संविधान संशोधन द्वारा भैया 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष आयु कर दी गई है? तो ध्यान रखिएगा 61st अमेंडमेंट 1989। सर ऊपर 88 लिखा था, यहाँ 89 लिखा है, सर आप एक बार बता दो कौन सा है? ध्यान रखिएगा 88 में बिल इंट्रोड्यूस किया गया था और 89 में पास हो गया था। तो आप 89 पकड़ के चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 89 पकड़कर इसको चलिए आप 61st अमेंडमेंट। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं हम। और अगली बात क्या है, नए युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु का मताधिकार पहली बार किस आम चुनाव में प्रयोग किया गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपसे, और वो कब हुआ था ये आपसे बनना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो नवंबर 1989 में 9th लोकसभा में, 9th लोकसभा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, 9वीं लोकसभा में आम चुनाव में ध्यान रखिएगा 18 साल के आयु के लोगों ने क्या किया? वोट डाला। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय सर्वप्रथम कब किया गया? 16 अक्टूबर, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। और पहली बार जब चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय किया गया, उस समय चुनाव आयुक्त कौन थे? ये इंपॉर्टेंट है, आरवीएस पौरी शास्त्री। आरवीएस पौरी शास्त्री जो थे वो निर्वाचन आयुक्त थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आईएमपी है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़े अपन, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। मतदाता सूची तैयार करना अभी अपन पहले में ही थे। अब आ जाते हैं दूसरा काम, निर्वाचन
वो आपको ध्यान रखिएगा 3 काम गिनाया है, उसके बाद मैंने 3 के अंदर सब कर दिए, सब टाइटल्स जिसको कहते हैं, सब बिंदु बना दिए हैं। तो मतदाता सूची तैयार करना किसका काम है? ध्यान रखिएगा, निर्वाचन आयोग का काम है। लोकसभा या विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव या जो भी मध्यावधि चुनाव होते हैं आयोग के द्वारा, उसके द्वारा क्या कहलाया जाता है? मतदाता सूची तैयार की जाती है। बहुत सारे लोगों को यह नहीं समझ में आएगा सर मध्यावधि चुनाव क्या होता है। तो बाय इलेक्शन जिसको आप लोग बोलते हो, क्या बोलते हो? बाय इलेक्शन। बाय इलेक्शन के समय जो है उसके पहले भी हमारी मतदाता सूची, ठीक है, वो तैयार की जाती है। वोटर लिस्ट क्या की जाती है? तैयार की जाती है। इतनी बात क्लियर है? आपको आगे बता देता हूं, आर्टिकल 326 के अनुसार 18 वर्ष की आयु जो प्राप्त कर चुका है वो व्यक्ति क्या होगा? पंजीकृत अगर है तो मताधिकार का भागीदार होगा। अगर उसे अयोग्य घोषित नहीं किया गया है, उसको चित्त विकृत मतलब पागल नहीं किया गया है, वो अपराधी नहीं है ना, तो इसलिए वो उसके बाद वो क्या होगा? अगर वो भारत का नागरिक है तो भारत का वोटर होगा। इतनी बात क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 325 में मैंने आपको बताया था किसी धर्म मूल वंश के आधार पे हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि भैया इसको क्या करा जाएगा? वोट डालने से रोका जाएगा। ये मैंने आपको बताया था। अगली बात कर लेते हैं। राजनीतिक दलों को मान्यता देना निर्वाचन आयोग का जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 19A, ये इंपॉर्टेंट है, इसके तहत ध्यान रखना है आपको, फिर बोल रहा हूं, राजनीतिक दलों को मान्यता देना निर्वाचन आयोग जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 19A के तहत राजनीतिक दलों को मान्यता देना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किसका अधिकार है? निर्वाचन आयोग का अधिकार है। ठीक है, तो धारा 19A के तहत वो किसको मान्यता देता है? ध्यान रखिएगा, राज्य स्तरीय, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय दलों को मान्यता देता है। कौन नेशनल पार्टी होगी, कौन स्टेट की पार्टी होगी, या क्षेत्रीय या रीजनल पार्टी होगी, ये सब कौन डिसाइड करता है? तो भैया हमारा निर्वाचन आयोग डिसाइड करता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपन बात करते हैं किसी को अपन क्षेत्रीय पार्टी, रीजनल पार्टी या राज्य स्तरीय दल का दर्जा कैसे देंगे। पहला, या तो वो संसदीय या विधानसभा के जो विगत मतलब जो पिछला चुनाव हुआ है उसमें कुल वैध मतलब कुल जो लीगल वोट थे उसका कम से कम 6% मिला हो, और कम से कम विधानसभा में 2 सीटें जीता हो, तब तो हम उसको दे देंगे कि चलो ये रीजनल पार्टी है। अगला क्या है? राज्य विधानसभा में कुल सीट का कम से कम 3% उसको मिला हो। अगली बात क्या है? कम से कम 3 सीट में से जो है उसने क्या हो? जीती हो। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अगली बात करें, अगली बात करते हैं, कम से कम 3% सीट जीती हो और 2 से ज्यादा हो वो 3%, ऐसा ना हो कि 2 से कम हो, वो जो आपको पीछे बता रहा था। अगली बात करते हैं, लोकसभा के किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल ने क्या किया हो? 25% लोकसभा सीटों पे 1 लोकसभा सीट जीत ली हो। ठीक है, उस राज्य की 25% लोकसभा सीटों पर 1 लोकसभा सीट जीती हो, या तो 25% लोकसभा सीट जीती हो, यहां या लगाना भूल गया है, या 1 लोकसभा सीट जीती हो, या फिर क्या हो? लोकसभा या विधानसभा के किसी आम चुनाव में एक राजनीतिक दल को उस राज्य में 8% वोट मिल गए हो। इतनी कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन को फुलफिल कर देता है तो उसे हम क्या करते हैं? क्षेत्रीय दल का दर्जा दे देते हैं। अब अगली बात करते हैं, किसी को हम नेशनल पार्टी कब डिक्लेयर करेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो लोकसभा या राज्य की विधानसभा के पिछले आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कुल डाले गए 4 राज्य, ये इंपॉर्टेंट है, कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त हो। किसी राज्य या राज्य की लोकसभा में कम से कम 4 सीटों पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। यह बात आपको समझ में आ गई। नेशनल पार्टी के लिए क्या क्या होना चाहिए? 4 राज्यों में कुल डाले गए वोट का 6% होना चाहिए। ठीक है, और अगली बात क्या है? लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पे उसे क्या? राज्य की या राज्यों की लोकसभा की 4 सीटें मिलनी चाहिए जहां उसको 6% वोट मिले हैं, वहां की बात हो रही है। अगली बात करते हैं, हम उसको नेशनल पार्टी कब कहेंगे? लोकसभा में उसे कम से कम 2% सीटें, लोकसभा की जितनी सीटें हैं उसमें कम से कम 2% सीटें मिले, मतलब कम से कम 11 सीटें जीतना क्या है? आवश्यक है। अगर ये कम से कम 3 राज्यों में जीती होनी चाहिए, अगली बात 11 सीटें एक ही स्टेट से नहीं होनी चाहिए, कम से कम 3 राज्यों में जीती होनी चाहिए, और उसे कम से कम 4 राज्यों में से क्षेत्रीय दल की मान्यता प्राप्त हो, या तो अगर उसे 4 स्टेट्स ने क्या कर रखा है? क्षेत्रीय दल की मान्यता दे रखी है, तो भी उसे हम नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज कर लेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो
अगली बात करते हैं, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय दलों की मान्यता की शर्त प्रत्येक लोकसभा और विधानसभा से पूर्व पूर्ण करनी पड़ती है। ये ध्यान रखना, हर लोकसभा मतलब आपको नेशनल पार्टी का दर्जा रहेगा या रीजनल पार्टी का दर्जा रहेगा, ये हर इलेक्शन से पहले आपको जो फॉलोइंग गिवन सिचुएशंस है उनको फुलफिल करना होता है। ठीक है, अगली बात क्या है कि भैया जो भी नेशनल पार्टी होगी या रीजनल पार्टी होगी उसको स्थायी चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं जो वो पार्टी चाहती है उन्हें। ठीक है, रेडियो और टेलीविजन चुनाव के समय आवंटित किया जाता है क्या, जैसे रेडियो और टेलीविजन पर चुनाव प्रचार करने के लिए उन्हें समय आवंटित किया जाता है, किसको, रीजनल पार्टीज को और नेशनल पार्टीज को, कि भैया आप इतने मिनट का एड दे सकते हो, इतने मिनट का एड नहीं दे सकते हो। ये सब कुछ व्यवस्था की जाती है किसके द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा। आगे बढ़े अपन, अगली बात करते हैं, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना। ये किस, भैया घंटी जी बज गई है, ध्यान रखिएगा। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल और चुनाव से पूर्व सभी प्रत्याशियों को क्या करता है, चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों को क्या करता है, आरक्षित चुनाव चिन्ह, और अन्य प्रत्याशियों को अनारक्षित चुनाव चिन्ह कौन देता है, हमारा चुनाव आयोग। ये अभी तक मैंने आपको बताया कि ये निर्वाचन आयोग के काम है। अब यहां पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी इलेक्शन कमीशन का निर्णय होगा उसके विरुद्ध आप कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यह भी ध्यान में रखना है, काहे के लिए, चुनाव के चिन्ह के लिए। आपने बोला है भैया क्या कि भैया हमको हाथी चुनाव चिन्ह चाहिए, पर मायावती बोली यार ये तो हमारा है। अब क्या है, मामला गड़बड़ हो जाएगा और बहन जी नाराज हो जाएंगी, और बहन जी नाराज हो गई, सर्वोच्च न्यायालय जा सकती हैं कि हमारा चुनाव चिन्ह किसी और को दे दिया है। तो यह हो सकता है, तो ध्यान रखना है आपको, निर्वाचन आयोग के चुनाव चिन्ह के निर्णय के विरुद्ध आप सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। अगली बात करते हैं अपन, निर्वाचन का संचालन करना। निर्वाचन का संचालन कौन करता है भैया, ध्यान रखना है आपको, चुनाव आयोग। निर्वाचन आयोग क्या करता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद में लोकसभा राज्यसभा, राज्य विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद के आम चुनाव तथा मध्य अवधि बाई इलेक्शन और उपचुनाव का अधीक्षण, मतलब क्या करता है, उसको सुप्रिटेंड करता है, कंट्रोल करता है, डायरेक्शन देता है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। और स्थानीय निकाय और नगर पालिका का काम राज्य निर्वाचन आयोग करता है, हमारा नेशनल इलेक्शन कमीशन नहीं करता है, और राज्य इलेक्शन कमीशन की पूरी डिटेल मैं आपको दूंगा। ठीक है, अब यहां पे आइए, अगली बात जो अब आप करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्ध न्यायिक कार्य, सेमी जुडिशियल वर्क किसका, निर्वाचन आयोग का। ठीक है, कौन कौन सा, अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्वाचन आयोग से परामर्श करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 103। अगली क्या है, आर्टिकल 192 अनुच्छेद 192 राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में राज्यपाल निर्वाचन आयोग से क्या करता है, परामर्श करता है। राज्य विधानमंडल के सदस्यों को कौन, राज्यपाल के लिए, और जब हम संसद की बात करेंगे तो राष्ट्रपति के लिए। और आर्टिकल 103 और 192 दोनों में है ये, इतनी बात क्लियर। तो अब अगली बात करते हैं अपन, चुनाव रद्द करना। निर्वाचन आयोग को अगर यह लगता है कि धांधली हो रही है तो चुनाव को रद्द कर सकता है, पुनः मतदान की आज्ञा दे सकता है, मतलब फिर से क्या कर सकता है, बोल सकता है भैया वोट डालो। ठीक है, क्या है आपको अगली बात ध्यान रखनी है, संसद तथा विधानमंडल का स्थान रिक्त होता है तब निर्वाचन आयोग उस स्थान को भरने के लिए बाय इलेक्शन करा सकता है। अन्य कार्य क्या है, निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाने वाले कुछ अन्य कार्य क्या है भैया, ध्यान रखना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करना। और यह पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोड ऑफ कंडक्ट कौन तैयार करता है, क्यों, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन थे और निर्वाचन आयोग ने कहा कि रैलियां नहीं होंगी, कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये क्या हुआ, आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट के तहत हुआ। इतनी बात क्लियर है। राजनीतिक दलों को आकाशवाणी पर चुनाव प्रचार के समय दिया जाएगा, दूरदर्शन में समय दिया जाएगा, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया। ठीक है, अगली बात क्या है, उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले कुल खर्च की राशि निश्चित करना। अगर आपने मेरे कुल खर्च की राशि वाला वीडियो नहीं देखा है, एक्सपेंडिचर वाला वीडियो नहीं देखा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में या तो आप इरा इंस्टीट्यूट में जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो आपको करेंट की प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगा। मैं आपको बता देता हूं कि अभी अभी क्या किया गया है, जो एक्सपेंडिचर है पर
कैंडिडेट एक्सपेंडिचर जो है चुनाव के अंदर वो बढ़ा दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसका निर्णय कौन करता है? तो चुनाव आयोग करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगली बात क्या है? चुनाव की वैधता का निपटारा करना। चुनाव की वैधता का निपटारा कौन करता है? ये भी मैंने आपको बताया, चुनाव आयोग करता है। शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हो, ये भी कौन करता है? चुनाव आयोग। चुनाव लड़ने हेतु व्यक्ति की पात्रता निर्धारित कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना, ये किसका काम है? चुनाव आयोग का। कैसा? कि भैया वोट डालो, वोट डालना जरूरी है। ये बहुत सारे ऐसे ऐड आपको देखने को मिलते हैं। अगली बात क्या है? चुनाव याचिकाएं आदि के संबंध में सरकार को आवश्यक परामर्श देना, यह भी किसका काम है? चुनाव आयोग का काम है। इतनी बात आपके समझ में आ गई, तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ईवीएम की। अब आपने चुनाव आयोग के काम समझ लिए, तो ईवीएम की बात करते हैं। तो सबसे पहले 1982 में केरल में पारूर विधानसभा में इसका प्रयोग किया गया था। इतनी बात आपके दिमाग में अगर क्लियर है तो आपको एक बात और बता दें, अगर कभी पूछे कि विधानसभा, संपूर्ण किसी एक विधानसभा में ईवीएम का पहले प्रयोग कहां किया गया, तो वो भी गोवा। अगली बात करते हैं, तो 2004 में लोकसभा इलेक्शन में प्रयोग की गई ईवीएम। अगली बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनेगी कहां? तो ध्यान रखिएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद में क्या 2 जगह बनाई जाती है। कहां कहां? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन दोनों के द्वारा ईवीएम का निर्माण किया जाता है। अगली बात करते हैं वीवीपैट की। वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ये इसका वीवीपैट का फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ये वीवीपैट का फुल फॉर्म है। इसको 2013 में नागालैंड विधानसभा में सबसे पहले यूज किया गया, फिर 2019 में पूरे लोकसभा में यूज किया गया। अगर राज्य की बात करेंगे तो 2017 में गोवा में पूर्ण रूपेण वीवीपैट का उपयोग किया गया। 25 जनवरी 2021 को क्या किया गया? एकदम लेटेस्ट बात है ये। क्या हुआ? ई इपिक लाया गया है। ई इपिक क्या है, इस पे बात करते हैं। जैसे आप आधार कार्ड डिजिटली डाउनलोड कर पाते हैं, ठीक उसी प्रकार अब आप अपना वोटर आईडी भी डिजिटली डाउनलोड कर पाएंगे। ये कंसेप्ट हमारे रविशंकर प्रसाद लेके आए 25 जनवरी 2021 को। इसको हमने बोला ई इपिक। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, और हमारा मतदाता दिवस होता है 25 जनवरी को, ये बात आपको पता होगी। चलिए आगे बढ़े, अपन आगे बढ़ते। अगली बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ नेशनल पार्टीज कौन कौन सी हैं। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मैंने आपको बताया कब मनाते हैं, हम 25 जनवरी को मनाते हैं। अब हमारे यहाँ राजनीतिक दल कौन कौन से हैं, नेशनल बात कर रहे हैं हम। नेशनल पार्टी का दर्जा किस किस को प्राप्त है? तो बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब एनसीपी शरद पवार वाली, और ये कांग्रेस। और अगला है तृणमूल पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। और नेशनल पीपल पार्टी, और नेशनल पीपल पार्टी सबसे नई पार्टी है जिसको क्या मिला है? नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है, नेशनल पीपल्स पार्टी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप एक काम और कर लीजिएगा, इन सब जितने भी आपको 8 पार्टियां मैंने बताई, इनका सबका चुनाव चिन्ह देख लीजिएगा, पॉसिबल हो तो इनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर देख लीजिएगा। ये काम आपको करना है, इसलिए मैंने यहां पे नहीं डाला। अब अगली बात करते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया है? ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। तो ध्यान रखिएगा कि 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक उसके एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। और इसी कारण 25 जनवरी 2011 से हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में 25 जनवरी को मनाते हैं। अगली बात क्या है? 2011 से मना रहे हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगली बात क्या है? संविधान में निर्वाचन आयुक्त पद के लिए किसी भी प्रकार की योग्यता या शपथ की बात नहीं की गई है। मतलब अगर कोई पूछे कि चुनाव आयोग को शपथ कौन दिलाता है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को शपथ कौन दिलाता है, तो भैया कोई नहीं, ठीक है। अगली बात क्या है? चुनाव की अधिसूचना लोकसभा व राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति अथवा विधानसभा व विधान परिषद के लिए राज्यपाल जारी करता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अधिसूचना जारी हालांकि चुनाव आयोग ही करता है, पर बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, बिहाफ ऑफ, ध्यान रखिएगा आप लोग, राज्यपाल जारी करता है वो। अगली बात करते हैं, लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, ये बात आपको पता है। और आपको ध्यान रखना है कि जिनके डायरेक्ट इलेक्शन हो गए तो हो गए, बाकी जिनके इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे उसमें कौन कौन है? तो भैया राष्ट्रपति हैं,
उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमण मत प्रणाली के आधार पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, तो भैया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो होता है उसके तहत होता है, एकल संक्रमण मत प्रणाली के तहत होता है क्या, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का इलेक्शन, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन, राज्यसभा का इलेक्शन या विधान परिषद का इलेक्शन। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है? तो इतनी बात क्लियर है तो आगे बात करते हैं। ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन का क्रिया के प्रणाली के रूप में अल्पसंख्यक समूह को उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए इसलिए लाया गया था कि भैया जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको यह ना लगे कि उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने कहा कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, काहे के लिए, अल्पसंख्यक समूहों की संख्या के अनुपात में उनका भी प्रतिनिधित्व हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए यह व्यवस्था दी गई। इतनी बात क्लियर हो गई आपके? आगे बढ़ते हैं पर अब बात करते हैं समितियों की। वी.एन. तारकुंडे समिति 1980, दिनेश गोस्वामी समिति 1990, संथामन समिति तथा इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998, इन सब का संबंध चुनाव सुधार से है। यह आपको मैंने कमिटियां बता दी हैं, ध्यान रखना है आपको। तारकुंडे समिति 1980, गोस्वामी समिति 1990, संथामन समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998। अब आपको ध्यान में रखना है कि भैया मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष करना, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना करना, चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाना, उम्मीदवारों का व्यय का लेखा जोखा करना, रेडियो और दूरदर्शन में प्रचार, ये सब कार्य, इन सब की सिफारिश किसने की? देखो, इन सब की बात तारकुंडे समिति ने करी। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एज 21 से 18 होनी चाहिए, यह तारकुंडे समिति ने कहा। आपसे पूछा जा सकता है किस समिति ने कहा कि भैया एज 21 से घट के 18 हो? तारकुंडे समिति। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हो, यह किसने कहा? तारकुंडे समिति। चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाया जाए, किसने कहा? तारकुंडे समिति। उम्मीदवारों के व्यय का लेखा जोखा रखा जाए, यह किसने कहा? तारकुंडे समिति। रेडियो और दूरदर्शन में प्रचार करने के लिए समय दिया जाए, यह किसने कहा? तारकुंडे समिति, जो 1980 में आई थी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस थी जो हमें जाननी चाहिए। अगली बात करते हैं मतदान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग, लोकसभा चुनाव में सरकारी निधियन की, ठीक है, और मतदाता को फोटो युक्त पहचान पत्र, और ध्यान रखना लोक प्रतिनिधियों के रिक्त स्थानों को 6 माह के भीतर बने जाने की सिफारिश गोस्वामी समिति ने करी। गोस्वामी समिति ने कहा ईवीएम का प्रयोग करो, वोटर आईडी में फोटो हो। टीएन सेशन जो है हमारे चुनाव आयुक्त, उन्हीं के समय वोटर आईडी में फोटो आई थी, और सबसे ज्यादा रिफॉर्म्स उन्होंने, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स उन्होंने ही किए थे। और टीएन सेशन की अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2019 के आसपास कहीं पे स्वर्गवास हुआ है उनका। ठीक है, चलिए, चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, यह बात की थी संतावन कमेटी ने, और यह बात किसी को पसंद में नहीं आई। ठीक है, आज तक ये लागू नहीं हो पाया। ऐसी बातें कौन समझता है? नेता पढ़े लिखे कहां होते हैं? ठीक है, ध्यान रखना, उन्हीं का शासन होता है, उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1989 के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपसे पूछा जा सकता है इसलिए बता रहा हूं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1980 के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को क्या किया? इसके उपयोग को मान्यता दी गई थी। यह बात आपको ध्यान में रखनी है, पूछा जा सकता है कि ईवीएम को मान्यता कब दी गई? तो लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा इनको मान्यता दी गई। इतनी बात क्लियर है? अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और वर्निंग इशू में। उसके पहले घंटी जी बज गई हैं, आप लोग क्या करिए, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन। चलिए, विश्व के कुल 22 देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था है। यह बात मैं क्यों कर रहा हूं? भारत में भी बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है कि अनिवार्य मतदान की व्यवस्था दी जाए। भारत में भी बहुत सारे लोगों ने यह सिफारिश की है कि अनिवार्य मतदान हो। भारत में भी बहुत सारे लोगों ने यह कहा है कि ई वोटिंग सिस्टम हो। भारत में भी बहुत सारे लोगों ने कहा है कि एनआरआई देश दुनिया के किसी कोने में भी रह रहे हों, वोटिंग राइट्स उनके पास भी पहुंच सके, ऐसी व्यवस्था भारत सरकार को करनी चाहिए। आयोग की ये मेरी पहली सीरीज थी। चुनाव आयोग में मैंने चुनाव आयुक्तों की लिस्ट क्यों नहीं दी?
क्यों? क्योंकि आप इसे आसानी से नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुए हैं, आपको उनकी डिटेल याद रखनी है या उनके नाम याद रखने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे को जो इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने आपको इसमें डाल दिया है। आप चाहेंगे तो उसकी लिस्ट भी मैं जब स्टेट इलेक्शन कमीशन पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, स्टेट इलेक्शन कमीशन की पूरी बात की जाएगी, आपके साथ मध्य प्रदेश का एस्पेक्ट बेस में कवर करूंगा, तब अपन बात करेंगे कि भैया और क्या क्या हो सकता है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू।